18 से मोहतरमा खदीरा बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 19 से मोहतरमा रोहा सुल्ताना साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहम्मद जाबिर अहमद साहब, 21 से मोहम्मद अब्दुल माजिद, 22 से अंजुम बेगम, 24 से मोहतरमा फरानाज, 25 से मोहतरमा हुमेरा बेगम साहिबा और वार्ड नंबर 26 से मोहतरमा नाजिया बेगम साहिबा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के नाम मैंने आपके सामने रखा हूं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या करना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह हमारे अराकीन बल्दिया की कामयाबी के बाद भैंसा में एक मॉडर्न स्लॉटर हाउस की तामीर का काम शुरू करेगी इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारे कुरैश बिरादरी के लोग जिनका प्रोफेशन यही है और उनको एक अच्छे तरीके से वो अपना काम कर सकेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जंक्शन डेवलपमेंट करवाना चाहती है भैंसा में। टीपू सुल्तान चौक और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, मौलाना आजाद चौक और स्वामी विवेकानंदा चौक को, इन जंक्शंस को डेवलप किया जाएगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर और लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इंदिरा हाउसेस को मंजूरी दी जाएगी। रोड और ड्रेन का इंतजाम स्लम एरियाज में किया जाएगा। शादी खाने का काम कुंटा एरिया में मुकम्मल होगा और बुद्धा विहार में कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, जो वार्ड नंबर 6, 7 और 13 के लिए फायदेमंद रहेगा। और पेंशन, रेशन कार्ड और गैस के सिलेंडर का भी इंतजाम करवाया जाएगा। और दूसरी यह कि एक स्पेशल फंड पूरे वार्ड्स और स्लम एरियाज के लिए और खास तौर से हमारे दलित के वार्ड्स में, कम्युनिटी वार्ड्स में यहां पर स्पेशल फंड से काम करवाया जाएगा। तीसरा ये कि पिछले 10 साल में भैंसा में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए वो है कि ओवैसी नगर और दूसरे सब इलाकों में 25 करोड़ की रोडें डाली गई। ड्रेन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन तमाम वार्ड्स में भैंसा के 15 करोड़ की लागत से काम करवाया गया। मिशन भगीरथा के तहत वार्ड्स में पानी के टैंक बनाए गए। 4 टैंक 50 लाख लीटर की कैपेसिटी और उसकी कुल लागत थी 40 करोड़ रुपये। सेंट्रल लाइटिंग पोल, हाई मास्ट लाइट लगाया गया 15 करोड़ की लागत से। डिवाइडर और जंक्शन बनाए गए 15 करोड़ की लागत से। 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम बनाया गया 5 करोड़ बल्दिया के फंड से। आसरा पेंशन 14,000 पूरे वार्ड्स में दिए गए। एससी कॉम्प्लेक्स मेन रोड पर 20 दुकानें हमारे दलित भाइयों के लिए, बेरोजगार बच्चों को दिया गया। अंबेडकर स्टैचू जो बस स्टैंड पर था उसके लिए जमीन दी गई और अंबेडकर स्टैचू सिद्धार्थनगर वार्ड नंबर 13 में काम हुआ। एक बीफ मार्केट बनाई गई 50 लाख की लागत से और कुंटा एरिया में ओवैसी नगर में ड्रेन बनाया गया 3 करोड़ की लागत से। बैतुल खला 3000 लैट्रिन बैतुल खला की मंजूरी दी गई और एक की लागत थी 3,60,000 रुपये। कब्रस्तान और वैकुंठा दामन का तमाम समुदायों का, मुसलमान का, हिंदू का, दलित का बनाया गया 3 करोड़ की लागत से। और फिर डंपिंग यार्ड और सीवरेज प्लांट, ये काम 10 साल में हुए हैं।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आ जाइए, ये मीर जाफर मीर सादक की औलाद क्या करने वाली है भैंसा में। एक बात याद रखिए आप, इस मुल्क को आजादी जब जंग लड़ी जा रही थी ना, तो जब जंग अंग्रेजों से लड़ी जा रही थी तो आरएसएस के लोग इस जंग में हिस्सा नहीं लिए। आरएसएस के लोग इस जंग में हिस्सा नहीं लिए। भाई देखो, जरा खामोश सुनो, जरा अहम बात है। मैं बहुत दूर से फिर के आ रहा हूं, जावेद साहब के हस्ते आया मैं। आप जरा आराम से बैठो। हाँ, अरे तुम ठहरो जी, तुम भी तो जब जंग आजादी लड़ी जा रही थी तो इसमें संघ परिवार का एक आदमी नहीं मरा। आरएसएस का एक भी आदमी जंग आजादी में अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरा। एक भी आदमी का सर नहीं फूटा। इनके जो आरएसएस के बानी थे हेगडेवर, उन्होंने जरूर एक मर्तबा जेल को गए। और क्यों गए जेल को? खिलाफत मूवमेंट में जब मुसलमान तकरीर कर रहे थे महात्मा गांधी के साथ, तो खिलाफत मूवमेंट में हेगडेवर साथ थे। जब जेल को गए उन्होंने, और जेल जाने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि हम बेल नहीं लेंगे, तो हेगडेवर बोले अम्मा नहीं रहता, जेल में निकलना है। उन्होंने वकील को रखे, नहीं हुई बेल। और जब हेगडेवर जेल को गए थे, उनका वजन कम था। जब जेल से बाहर निकले तो वजन बढ़ गया उनका, कपड़े टाइट हो गए थे, आ रहे नहीं थे उनको। अंदर जेलर से मिलके गपागप अच्छा खा रहे थे। कोई एक मिसाल आरएसएस नहीं दे सकती कि अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए उनके किसी एक आरएसएस के शाखा के मेंबर ने अपनी जान गंवाई या फिर उन्होंने कुछ काम किया। ये ऐसे बांकड़े पहलवान हैं। ये दूसरा ये कि अभी हम सुने हमारे वजीर आजम तकरीर में बोले कि सोमनाथ की मंदिर को जो लोग लूटे वो आज भी भारत में है, यानी उनका इशारा हमारे तरफ था। मगर मोदी जी को ये नहीं मालूम कि हम पूरों का पढ़ के आते। तो सालार अपनी तकरीर में बोलते थे कि अगर किसी को अपनी जन्म पत्री मालूम करना है तो मंजलिस पे कंकर फेंक के देखो, हम पूरा खोल देते चिजरा तुम्हारा। 1950 के ऑर्गेनाइजर मैगजीन में गोलवालकर, जिसको मोदी अपना गुरु बोलते, उन्होंने उसमें ये लिखे, अच्छा हुआ लाया मैंने, तो बोलते नहीं लाया, ये कागज है। आरएसएस वालों, तुम्हारे को रात में नींद नहीं आती। अब जनवरी 4, 1950 का गोलवालकर का बयान ऑर्गेनाइजर मैगजीन में है कि वो लिख रहे, क्या लिख रहे? हाँ बैठो जी, बैठो। उन्होंने क्या, अरे गेम बदल देंगे जी, पूरे भैंसे में वो क्या बोल रहे कि महमूद गजनवी सौराष्ट्र के लोगों को अपने साथ लिया, और महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ की मंदिर पे हमला किया तो उनके साथ हिंदू लोग थे और सोमनाथ की मंदिर को लूटा गया और उसमें साथ देने वाले हिंदू थे। हम मोदी जी से और आरएसएस के जो लोग आज विड्रॉ हो गए,
मेरे आने से पहले विड्रॉ हो गए। उनको मालूम था मैं आने से पहले भाग जाना। तो अब ये सच है या झूठ है बोलो? ये सच है। आरएसएस वालों गोलवालकर ये बात कह रहे हैं। कौन थे वो लोग जो महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ की मंदिर को लूटे? उनका नाम बोलो। आप नहीं बोल सकते। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब पूरे भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, जितने लोग उस वक्त जो भी थे, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, सब इस्तीफा दे रहे थे। कौन मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुकूमत बनाया? कौन थे वो जिन्ना जो भारत टू नेशन थियरी की बात किया, जिसको हमने, हमारे बुजुर्गों ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया? बताओ आरएसएस वालों, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तुमने हुकूमत की नहीं की अंग्रेजों से मिलकर? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में मंत्री थे जिसका चीफ मिनिस्टर वो आदमी था जिसने मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का करारदाद या रेजोल्यूशन को मूव किया था। तो याद रखो आप, ये इनकी तारीख है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे थे। पूरे भारत में लोग क्विट इंडिया बोल रहे थे अंग्रेजों को। लिनिंगडो को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या खत लिखा वो भी मैं जानता हूं, मगर आपको इनकी तारीख बता रहा हूं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो भैंसा में अभी जावेर साहब बोले कि वार्ड नंबर 24 में यहां पर आरएसएस के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग एक आजाद को सपोर्ट करो बोल के बोल रहे, और यहां पर कांग्रेस भी नहीं है। यानी ये पूरे तेलंगाना में भैंसा एक वाहिद जगह है जहां पर कांग्रेस पार्टी भैंसा की ओपनली आरएसएस को बोल रही आई लव यू। क्या मोहब्बत है रे तुम लोगों की? हम तो जानते अंदर से थी, आज जबान पे आई गई। तो ये मिलके यहां पे काम कर रहे। और फिर भैंसा में 26 वार्ड है। बीजेपी कितने लड़ रही? 12 लड़। कितने लड़ रहे बीजेपी? 12 लड़ रहे। बास जगह पे तो बीजेपी कांग्रेस मिलके एमआईएम से लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 में यहां पर अपना कैंडिडेट बीजेपी विड्रॉ कर लेती है और बोलती है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दो। वार्ड नंबर 22 में एमआईएम के कैंडिडेट को रोकने के लिए वहां पर अपना कैंडिडेट। वार्ड नंबर 26 में भी बीजेपी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिए। वार्ड नंबर 24, 25, 26 में बीजेपी अपना कैंडिडेट उठा लिए और उनको बोल रहे इंडिपेंडेंट का साथ दो। अब मैं ये इंडिपेंडेंट से पूछना चाह रहा हूं, बेटा तू कर रहा क्या आजकल? 11 को तो इलेक्शन हो जाता ना, उसके बाद क्या होगा तेरा कालिया? कहीं को कर रहा है बेटा? आजा, मैं तेरे गले से लगाने तैयार हूं, आजा तू। कुछ होने वाला नहीं है। खामखा सर फोड़ रहे तुम। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों, याद रखो तुम्हारी लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब।
2026 love story of Congress and BJP in भैंसा। क्या है ये? एक जाबिर चेयरमैन नहीं बनना, पूरे एक हो गए मनो मनो मकटी। ये क्या है बाबा? ये सेकुलरिज्म है। अच्छा, आपको मालूम कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है, मेरे ख्याल से लाहौर में एक रेजोल्यूशन हुआ था आजादी से पहले, जिसमें कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? किस बुनियाद पर आप बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? आप सिर्फ भैंसा में एक चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ना बन जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदबन गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आपको अपने के वोट का इस्तेमाल करना है। भैंसा में अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा खुद एतमादी का शिकार है, नहीं हम जीत रहे, अगर आप वोट नहीं डालेंगे अपना, तो याद रखिए आने वाली नस्लें उन वोट नहीं डालने वालों को माफ नहीं करेगी। बीजेपी का एक एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा क्या है? बुलडोजर लाओ, घर तोड़ो। बीजेपी का एक एजेंडा है गोश्त के नाम पर पीटो। बीजेपी का एक एजेंडा है गाय की रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग करो। बीजेपी का एक एजेंडा है कि अगर जहां कहीं भी इबादत हो रही, चाहे वो ईसाइयों की हो, मुसलमानों की हो या किसी की हो, नहीं मजहब तब्दील किया जा रहा, वहां पर कुछ जाके गड़बड़ करो, नाम देखे बाबा नाम बदल दो। ये बीजेपी का एजेंडा है। अब भैंसा की आवाम को बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में उसको रोकना है, उनको शिकस्त देना है, और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप 11 तारीख के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करते हुए पतंग के निशान पर आपको अपना सिंबल लगाना है, वहां पर सील लगाना है। मशीन नहीं है, बैलेट पेपर पर आपको पतंग के निशान पर वहां पर सील लगाना है। और मैं आपको एक और बात बता के जा रहा हूं, तेलंगाना में एसआईआर होगा, और एसआईआर जब होगा, उत्तर प्रदेश में कई जगह से मीडिया से रिपोर्ट आ रही है कि मुस्लिम अक़लियत के नामों को निकालने के लिए फॉर्म 7 डाला जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जाबिर अहमद साहब इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह उनको चेयरमैन बनाएगा। उसके फौरन बाद वो एसआईआर पर पूरे भैंसा की गरीब आवाम की रहनुमाई करेंगे, और जितने जेन्युइन वोटर हैं उनका सही मैपिंग होगा, और जिसको दस्तावेजात की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला भैंसा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पूरी मदद करेगी। बल्दिया में जेन्युइन वोटर का नाम है, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो फिर उनका भी नाम डालना फॉर्म में, उनकी औलाद का भी नाम डालना, जो डॉक्यूमेंट्स है उसका भी अभी आपके सामने मुझे बताया गया कि वो दिया जाएगा। मेरी आपसे एक ही अपील है कि बीजेपी आरएसएस कांग्रेस की साजिश का शिकार मत होइए। क्यों एक भैंसा से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि यहां पर आपके वोट से आपका नुमाइंदा चेयरमैन बनकर आता है। दुश्मनी क्यों है, नफरत क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट के काम करवाए गए, सुकून और राहत की जिंदगी का इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां पर मुहैया करने की कोशिश की। हमने बीजेपी और फिरका परस्ती के एजेंडे को यहां पर नाफिज होने नहीं दिया। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी। मजलिस ना हिंदू भाई बहन के खिलाफ थी, मजलिस ना किसी दलित के खिलाफ थी, मजलिस ना किसी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ थी, ना ईसाई ना सिख किस के खिलाफ नहीं है, ना रहेगी। मगर हम
मसावात और हुकूक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम फिरका परस्ती के ताकतों को कमजोर करने का प्रोग्राम लेकर आगे बढ़े हैं, तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि ये आपका शहर है और पूरे भैंसे की मिसाल सिर्फ तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में दी जाती है कि आखिर ये कैसे लोग हैं भैंसा के जिनका इत्तेहाद एक किले की ताकतवर दीवारों से ज्यादा ताकतवर है। लोग मुझसे पूछते हैं, असद साहब आखिर भैंसा में ऐसा क्या है कि जो दूसरी पार्टी यहां पर कामयाब नहीं हो सकी? आखिर भैंसा की आवाम में आखिर ये है क्या कि जो कोई आता यहां पर सर पटक के मायूस होकर चला जाता? मैं उनको एक ही कहता हूं कि भैंसा की आवाम गयूर आवाम है। भैंसा की आवाम जालिम को पहचानती है, भैंसा की आवाम गद्दारों को पहचानती है, भैंसा की आवाम फिरका परस्ती की ताकतों को पहचानती है, भैंसा की आवाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जो खिलाफ है उनको पहचानती है। भैंसा की आवाम अपने वोटों से अपनी लीडरशिप को चाहती है और वो कभी भी उस किले को कमजोर नहीं करेंगे जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून और अपने आंसुओं से अपने दुआओं से इसको ताकतवर बनाया। ये तुम्हारा इत्तेहाद याद रखो नौजवानों, भैंसा में ये सिर्फ महीने 2 महीने में नहीं तामीर किया गया, इसमें हमारे बुजुर्गों ने अपना खून लगाया, अपनी आंसुआं लगाई, इसमें उनकी कुर्बानियां हैं। अरे कभी इस जाबिर से पूछो जो आज तुम्हारे सामने नजर आता चेयरमैन, मैं जानता हूं कई मर्तबा जाबिर को भैंसा से पुलिस भगा देती थी कि तुम इतने दिन तक भैंसा को नहीं आना। जाबिर अहमद के साथ कई लोग चले जाते थे, मगर मुश्किलों का सफर था, खाक और खून के दरियाओं से गुजरकर इस मुकाम को हासिल किया हमने। और यही मिसाल मैं देता हूं। मैं हर जगह तेलंगाना में मुल्क के कोने कोने में जाता हूं तो मजलिस के लोगों को कहता हूं कि थोड़े दिन के लिए कुर्बानी दो, थोड़े अरसे के लिए अपने आप को सख्त बना लो। अगर तुम उस मरहले से गुजर जाओगे तो याद रखो अल्लाह तुमको और हमको इख्तिदार से नवाजेगा। मेरे भाई, ये इख्तिदार आपका है, ये इज्जत आपकी दी हुई है, ये ताकत आपकी है, ये पूरे भैंसे की पहचान तुम्हारे इत्तेहाद की निशानी है। आज दुश्मन आता है इसलिए आता है कि तुम्हारे इत्तेहाद को कमजोर किया जाए, दुश्मन आता है इसलिए कि तुम्हारी ताकत को कमजोरी में तब्दील किया जाए, दुश्मन आता है इसलिए ताकि जो लोग नहीं पसंद करते कि तुम्हारी जमात का कोई नुमाइंदा यहां पर इतनी ताकतवर मौक़िफ़ को इख्तियार कर रखे। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करने आया हूं, दुश्मन को शिकस्त दो, उसके इरादों में उसको नाकाम कर दो, उसके मंसूबों पर पानी फेर दो। तुम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो, उस इत्तेहाद को और मजबूत कर लो। और उनसे हम पुकार कर कहेंगे, दुश्मनों से हम पुकार कर कहेंगे, बीजेपी, आरएसएस, हिंदू वाहिनी से और उन मीर जाफर और मीर सादिक से, बेटा आजमा ले हमको, आजमा ले। ये इत्तेहाद की दीवार गिरने वाली नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जाबिर अहमद मर जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी मर जाएगा, हम कब्रों में हमारी हड्डियां गल जाएंगी, मगर खुदा की कसम ये भैंसा हमारा किला था और हमेशा रहेगा। ये हमारे इत्तेहाद का किला है, ये हमारी सियासी ताकत का किला है, ये हमारी पहचान है और इंशाअल्लाह ताला वो रहेगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अल्लाह इन तमाम लोगों के मंसूबों को नाकाम कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में भी ऐसी हुआ, बिहार में भी ऐसी हुआ।
मैं प्लेन में एयरपोर्ट पर था, बागडोरा जा रहा था, तो ऐसे ही कोई दानिश्वर लोग मिल गए। ज्यादा दो लफ्ज अंग्रेजी के क्या बोलते, इनको समझ में आता कि इनके सर से सींग निकल रहा। सुबह की फ्लाइट, मेरे को आके बोले हाउ आर यू। मैं देख के बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वेयर आर यू गोइंग। मैंने कहा वेर एवर अल्लाह विल्स। फिर बोले आप गालिबन आप, मतलब वहां नहीं, अभी नहीं है वो टाइम, वो नहीं जानते, अल्लाह जानते। नहीं आप बिहार। मिला हाँ बिहार जा रहा हूं। मिला चलो लाइन आ गई। अब शुरू हो गए नु। बाद लोग छोड़ते नहीं, देखो आप कमेंट्री पे लग जाते। क्या होगा बिहार में, कुछ भी नहीं होता। खामोश बैठा, मैंने जान दो भाई, अख्तियार है बोलने का, बोलने दो। एक बार बोले, दो बार बोले, तीसरी मर्तबा में मेरे को बोले नहीं गठबंधन को वोट पड़ रहा और बीजेपी और गठबंधन में ही मुकाबला है। मेरा होगा भाई, आपकी सोच, मैं क्या बोलने, आप कुछ बोल रहे नहीं। मैं बोला क्या बोलूं तुम्हारे को, मैं तुम्हारे से क्या बात करूं। तुम मेरे 4 एमएलए तोड़ लिए, मगर जो रिश्ता मजलिस ने सीमांचल की आवाम से बना लिया, जिस तरह का रिश्ता भैंसा ने मजलिस से अपना लिया, मिला उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप लाख कर लो, हम जीत रहे। बोले नहीं आप बेकार वक्त खराब कर रहे, आप इतने पढ़े लिखे हैं। मैं जब मेरा दिमाग फिर गया, बोला तेरे लिए नहीं पढ़ा मैं, मेरे मरहूम वालिद ने मुझसे कहा जाओ बैरिस्ट्री की डिग्री लाओ, इस गरीब आवाम की खिदमत करना है। मैं उसके लिए पढ़ा। मिला तेरी मुंह से तारीफ सुनने के लिए नहीं डिग्री लिया मैं। मिला आप ज्यादा बात नहीं करना, प्लेन में कुर्सी में बैठो, प्लेन उड़ेगा, प्लेन लैंड करेगा, हम जाके जीतेंगे। और तुम्हारे पूरे जो तुम जो बातें कर रहे ना, पूरे के पूरे नहीं बोलता मैं यूं। अरे ऐसा बात कर रहे। अरे मिला सुबह सुबह तुम क्या लगा लिए बाबा। वहां गए बिहार में, सब ऐसी बोलो नहीं मजे, हैदराबाद की बिरयानी नहीं पकती, कुछ नहीं है यहाँ पे गठबंधन, यहाँ पे वो सरकार बदलना है। बीजेपी वाले बोल रहे कुछ नहीं होगा, ओवैसी खत्म, जनाजा निकल गया। हम 1 दिन 2 दिन सुने, आखिर में बोला सुनो, यहां पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस जीतेगी और ऐसी जीत हासिल करेंगी कि हम गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरा गेम बदल देंगे। तो आपको भी 11 तारीख को बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, हिंदू वाहिनी, ये मीर जाफर, मीर सादिक का गेम बदलेंगे। तो जोर से बोलो 11 के दिन गेम बदल देंगे, गेम बदल देंगे। अब नियाती रात में नींद लोगों को, अब नियाती किसको बुलाते बुला लो। अमित शाह सुना 8 तारीख को आ रहे, निर्मल को, उनको बुला लो। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखो ये कैसे लोग हैं, नहीं इनको इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करेंगे, उनको वो करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ये पूरे के पूरे इंशाअल्लाह ताला अपनी जमानतों को अल्लाह जब्त करवाएगा इन लोगों की। और मैं नौजवानों को बता रहा हूं, मैं बचपने से अपने मरहूम वालिद के साथ, जब मेरी उम्र 12 या 13 साल की होगी, हम लोग भैंसा को आ रहे, कभी आते थे तो कभी जाबिर साहब या तो जेल में मिलते थे या फिर मालूम होता कि शहर बदर कर दिए गए। वो डाक बंगला शायद आज भी है, वो डाक बंगला आज भी है मेरे भाई। मैं आपको बात कर रहा हूं, 40 साल के ऊपर की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे मरहूम वालिद, मेरे कायद, लाइट बंद हो जाती थी तो चद्दर लाकर उस डाक बंगले के, बड़ा चबूतरा भी है नहीं मालूम मेरे को,
उस चबूतरे पे कायद चादर बिछाकर सो जाते थे, क्योंकि हम आदी नहीं थे। मैं देखता था कि मजलिस के रहमत हुसैन जैदी मरूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब सालार के साथ जाते थे। मेरे भाई, ये मुश्किलों का सफर था, तब जाकर ये सब मुकाम हासिल हुआ। और आज जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे, मैं इन सब से बोल रहा हूं, खबरदार, तुम मजलिस से बढ़ के नहीं है, याद रखो। और तुमको याद रखना है, तुम जीतना आसान है, वफादारी करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वफादार रहो जमात के। मैं वो जमाना भी मुझे याद है कि निर्मल के बाद जो गांव मिलता था, कई किलोमीटर तक कोई होटल नहीं, आरमूर तक कोई होटल नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, सालार की जीप में मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना कि किसी जगह पर अगर जीप में पेट्रोल डालने के लिए रुकते तो रहमत हुसैन जैदी साहब और अहमद पाशा कादरी साहब सालार को पेट्रोल पंप से ले जाकर होटल पे रोक के हल्लू ये लोग टहलने जाते थे सिगरेट पीने के लिए। और अगर उस दुकान पर कोई एक मुसलमान मिल जाता तो उसको बोलते, भाई मंजलिस को मनाओ, मंजलिस की रुकने साजी करो, मंजलिस को, पार्टी को मनाओ, देखो हमारे कायद सालार आए। वो बेचारा शख्स दौड़ के आकर मिलते थे सालार से। मेरे भाई, ऐसा कर करके पूरे तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सालार मिल्लत ने, रहमत हुसैन जैदी ने, शेख मोहम्मद अख्तर ने, सैयद अहमद पाशा कादरी ने, इन लोगों ने बहुत नुमाया रोल अदा किया। आज कोई इस दुनिया में नहीं है, आज पाशा चले गए। मैं आपको बताऊं कि मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने शरीक मोतमद को खोया है, मगर मैं एक ऐसे शख्स से महरूम हो गया जो मजलिस के उस दौर को भी देखा था जब लोग सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल पर दारुल सलाम को आते थे। मैं ऐसे शख्स से महरूम हो गया, उसके तजुर्बे से, जिसने अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखा, सालार के साथ जेल को गए, मुश्किलात उठाई। बिदर के 16 सुतून की मस्जिद में अहमद पाशा कादरी 3 या 4 महीने से ज्यादा जेल में थे। मेरे भाई, हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे से अल्लाह ने हमको इस मुकाम को अता किया। वैसे के नौजवानों, अब तुम्हारी बारी है कि तुमको अपने मजबूत खंदों पर इस जमात को लेकर आगे बढ़ना है। नहीं मालूम मेरी जिंदगी का चिराग कब बुझ जाए, अल्लाह जानता है, मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम, हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, तूने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा। अल्लाह, मेरी आंख बंद होने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश यह है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में भैंसे की तरह इत्तेहाद पैदा हो जाए। मेरी एक ही दुआ है कि जिस तरह कौम की तड़प यहां के बच्चों में है, यहां के बुजुर्गों में है, और खास तौर से यहां की माओं में है, उस तरह का धड़कता हुआ दिल अल्लाह उनको दे दे। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी इस तकरीर के अल्फाज को तुम याद रख लेना। ये नौजवान, तुम देखोगे वो दिन कि हमने कहा था, और इंशाअल्लाह ताला हम उस दिन को हासिल करेंगे। दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर। दुश्मनी क्यों है कि हम इसके सामने ठहरेंगे, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा पैर पे पैर डालकर। यही नफरत है। ये हमको ये चाहते हैं कि हम इनके सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर बात करें। सालार ने हमको ये मिजाज दिया
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमको मिजाज दिया कि कुर्सी भी हमारी होगी, हम बैठेंगे कुर्सी पर, पैर पर पैर डाल कर तेरी आंख में आंख डालकर बोलेंगे ये काम तेरे को करना पड़ेगा, ये गरीबों का काम है। यही चीज इनको पसंद नहीं आती। क्यों दुश्मनी है मुझसे? क्यों मेरी गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गई? मारने वालों ने कहा बहुत बोलता है इन्हें, इसकी जबान बड़ी तलख है। अरे जबान तो तलख ही रहेगी। इंसान को अल्लाह ने जबान दी ताकि जालिमों को जालिम बोल सके। अल्लाह ने इंसान को जबान दी ताकि मजलूम का साथ दे सके। अगर ये गुनाह है तो सुन लो जालिमों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, मगर हजारों मेरी तरह लोग खड़े हो जाएंगे और इस कौम की खिदमत के लिए ना सिर्फ खिदमत करेंगे बल्कि उनका मुकाम दिलाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए, इनकी बातों में मत आइए। मेरी तकरीर के बाद अब शैतान ज्यादा एक्टिव हो जाता, कल सुबह से उन्हें शुरू हो जाता, अरे नहीं आया इन्हें, तो कल से शुरू बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, माहौल कुछ है भाई, उन्हें वैसा इन्हें वैसा, कुछ नहीं होता, ये सब रेशमी नाड़े हैं, याद रखो, कुछ होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में गए कि वीडियो एक आ गया, इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऐसा हो गया, अरे मैं बोला बाबू कुछ नहीं होगा, सब खेल खेल लिए पूरे लोग, जैसा यहाँ खेल रहा है ना इन्हें, झम्मक झक्का है, झम्मक झक्का, वो क्या बोलते हैं उसको, वो इमली के कौन से, वो घेरा डालते देखो, हाँ यूं लेके टाप मारे ना तो पूरा चुनचों, उसको तुम चुनचे खेल रहे ना, खेलो, मालूम होता तुम्हारे को, अब वो भी नहीं आता मालूम मेरे को, हम गेम बदल देंगे पूरा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों, महाराष्ट्र में 33 कारपोरेटर औरंगाबाद में मजलिस के जीते, कितने? 33। शिंदे नीचे, उद्धव ठाकरे नीचे, कांग्रेस नीचे, शरद पवार नीचे, सब परेशानी आखिर है क्या रे भाई? तो औरंगाबाद की आवाम ने कह दिया जब भैंसे में हो सकता तो हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता। फिर बिहार में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कांग्रेस से मिल लिए, राजद से मिल लिए, सीपीआईएमएल से मिल लिए, सीपीआई से मिले, उत्तर प्रदेश से अपने 5-6 एमपी को भिजाए और उनका एक ही काम था, सुबह शाम मजलिस का वजीफा पढ़ो, बस मजलिस का वजीफा पढ़ो, मजलिस ये मजलिस वो। हम भी क्या किए, बिहार में तो उनको जवाब मिल गया, मगर मेरा कायद सालार है और सालार के पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। सालार ने हमको ये बताया कि कभी भी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। हम लोग गए शिवाजी मानखुर्द में, समाजवादी पार्टी का एमएलए अतीक एक नौजवान है, उस नौजवान को देखे तो मुझे जाबिर अहमद साहब की जवानी याद आई। उस बच्चे ने सिर्फ 12,000 वोट से असेंबली की सीट नहीं जीत सका। हमने कहा अतीक, बलाला साहब को जिम्मेदारी दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह बलाला साहब और तमाम जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, अल्लाह उनको उसका दीन दुनिया में अजर दे। वहां पर 8 वार्ड है, पूरी ताकत लगा दिए समाजवादी कांग्रेस वाले, उद्धव ठाकरे के लोग भी आ गए, नहीं 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 मजलिस नहीं जीतना। 8 में से 6 वार्ड मजलिस जीती, 6 वार्ड। एक दलित उबाले साहब जीते और पूरे मुंबई में 8 कारपोरेटर हमारे जीते। पूरे मुंबई में परेशानी आ गई, अरे ये क्या हो गया, कैसे हुआ?
और लोग हमको फिरका परस्त बोलते। हैदराबाद को मेरे पास आए, वो 8 कारपोरेटर आकर बोले कि साहब किसको फ्लो लीडर बनाना हम मुंबई की बल्दिया में। मैंने कहा मेरा दिल बोलता है ये दलित नौजवान उबाले साहब को लीडर बनाओ। आज मुंबई में, मुंबई की बल्दिया में अगर कोई लीडर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो उसका नाम उबाले है, जो दलित है, दलित लीडर है। बोलो अब तुम क्या बोलते हैं इसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार में कामयाबी मिल गई, महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह 125 कारपोरेटर म्युनिसिपल कारपोरेशन में कामयाब हुए, 80 म्युनिसिपैलिटी में 1.5 महीना पहले कामयाब हुए। तो करीब मजलिस के 200 कारपोरेटर हैं पूरे महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील की क़यादत में। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। जहां पतंग का निशान दिखा वहां पर ठप्पा मारिए, अपने इत्तेहाद को बचाइए, उसको मजबूत करिए। और ये लोग जो आए हैं ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको शिकस्त देगा। मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप यहां पर भारी अक्सरियत से पूरे मजलिस के अराकीन बल्दिया को कामयाब करेंगे। और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि 3 ऐसे वार्ड हैं ओपन कैटेगरी के हैं, खवातीन के लिए महफूज हैं। यहां पर मजलिस ने हमारी दलित बहनों को यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे दलित भाइयों को, बहनों को, बल्कि बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाई बहनों को कह रहा हूं, मोदी बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। यूजीसी के रेगुलेशन बनाए गए कि किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेदभाव नहीं होगा, अकलियतों से, बैकवर्ड क्लास से, दलित से, आदिवासी से। सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज किए, स्टे कर दिए। ये ऐसी हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता सकी कि रोहित वेमुला को क्यों मौत हुई थी। रोहित वेमुला की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, महाराष्ट्र में एक मुसलमान डॉक्टर बच्ची आदिवासी थी, उसकी मौत क्यों हुई। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से कह रहा हूं, तुम मुझसे नफरत करो, मुझे कोई इसकी फिक्र नहीं है, मगर कभी ये तो पूछ लो मोदी से कि जो रेगुलेशन बनाया गया था इंसाफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे क्यों दिया। अरे कभी चश्मा उतार कर देखो हमारी नफरत का, तो तुमको अंदाजा होगा कि हमारा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। मगर अगर तुम नफरत का चश्मा लगाकर देखोगे तो फिर उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मेरे भाई, ये मैं आरएसएस बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ट्रंप हमको बोलता है, वो गोरी चमड़ी वाला, कि भारत ऑयल तेल किससे खरीदेगा। ट्रंप बोल दिया मोदी को रशिया से मत खरीदो, मोदी बोल दिया यस सर। ट्रंप बोल दिया वेनेजुएला से खरीदो, ओके सर। चाइना ने 80% हथियार वो जालिम पाकिस्तान को दिया, अब मोदी बोल रहे चाइना को रेड कारपेट आओ, पैसा लगाओ। भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किताब लिखा, उस किताब के इख्तिसाबात एक कैरेवन मैगजीन में छापे गए, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी लिख रहा है कि मुझे इत्तला मिली कि लद्दाख में चीन के टैंक आ रहे हैं, मैं क्या करूं। मोदी को बोले, डिफेंस मिनिस्टर को बोले, एनएसए को बोले, जितने बड़े बड़े लोग पुरों को बोले, अरे आ गए, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो मोदी की तरफ से क्या जवाब आया, जो उचित है वही करो। हाँ बोलो, यहां बड़े डराते हमारे, अबे वहां पे क्या हुआ,
मोदी जी बोले जो उचित है वो करो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई बताओ आप? जो उचित है वो करो। अरे बोलना था मार के उखाड़ के भगाओ उन लोगों को। बल्कि मोदी जी तो मिलिट्री के ऑपरेशन में एक्सपर्ट है, मालूम आपको? याद है? याद है? किसको याद है? फैजुल्ला, तुमको को याद है? नहीं? फैजुल्ला हंसे तो कितना अच्छा दिखते जी। बालाकोट का ऑपरेशन हुआ तो मोदी जी का इंटरव्यू अब जाके देखो यूट्यूब पे। मोदी जी बोल रहे फौज ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बादल है, बादलों का सहारा लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। मोदी जी बादल को देख के बोले हमला कर दो। माने मोदी जी को शायद नहीं मालूम कि प्लेन का जो रेडार रहता वो दुश्मन को मालूम होता था, मगर मोदी जी बोले बादल है, मैं बादल देख रहा हूं दिल्ली से, बादल। अरे जब आप बादल देख के बालाकोट का स्ट्राइक करो बोले, यहां पे आप क्या बोल दिए? जो उचित है वो करो। मेरे दोस्त जो मंदलिस की दुश्मनी में काम कर रहे हैं, भारत के लिए जो उचित होगा वो करना पड़ेगा। भारत की एक एक इंच जमीन हमारे लिए कीमती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन ने अपनी जानों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि हमारी एक इंच जमीन पर कोई चीनी या पाकिस्तानी कब्जा करने की नजर उठाकर देखें। बताओ 56 इंच का सीना बोलने वालों, अब बोलो, अब बोलो। अब कुछ नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो जनरल साहब बोले। मेरे पे आके कल केस नहीं बुक करना, मेरी तकरीर के बाद जाके नहीं बोलना वो आए थे भड़काऊ भाषण दे के गए। अरे कैरेवैन मैगजीन में जनरल के नाम के साथ लिखा गया। अगर तुमको तकलीफ है उनसे जाके पूछो, मगर उस पे भी कोई जवाब नहीं देंगे। मेरे भाई जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ट्रंप बोल रहा कि हम ईरान में गवादार पोर्ट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? अगर हम वो पोर्ट बनाएंगे तो ईरान से अफगानिस्तान में जाएंगे हम, फिर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में हम जाएंगे। भारत की ताकत और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। ट्रंप बोला नो गवादार पोर्ट। मोदी जी बोले आपका हुक्म आका। और वही ट्रंप चाइना को नहीं बोलता कि ग्वादार पोर्ट नहीं बनाना। ये छाबार ये जो चाइना बना रहा है पोर्ट वहां पे पाकिस्तान में, वहां पर नहीं बोलते, हमको बोलते हैं कि वहां पर आप अपना पोर्ट मत बनाइए। चीन, पाकिस्तान हमारी जमीन पर अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा, वहां से पैसा लगाकर वो ग्वादार पोर्ट पर बना रहा है। हमको बोले छाबार पोर्ट आप नहीं बनाना। अरे क्या फॉरेन पॉलिसी है? अरे हम तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी को छुटकारा दिलाए कि गोरी चमड़ी वाला हमको आदर ना दे। आज ट्रंप बोल रहा है कि 500 बिलियन का ट्रेड होगा, यानी भारत से जो सामान जाएगा एक्सपोर्ट से 18% टैरिफ, अमेरिका से जो आएगा उस पर 0%। ये क्या इंसाफ है बताओ आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का वीडियो है। बोलो बीजेपी आरएसएस वालों, ये तुम्हारी देशभक्ति है कि गौरी चमड़ी वाला बोलेगा कि हम तेल किससे खरीदना? कल गौरी चमड़ी वाला बोलेगा कि सांस कब लो, सांस कब मत लो। अरे राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि जो भारत का हुक्मरान होगा वो किसी माइकल लाल को नहीं सुनना चाहिए। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख को मेरी आपसे अपील है कि भैंसे की पूरे आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए और पोलिंग बूथ में खाली आवाज आना ठपाठप 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 ठपाठप, और पोलिंग बूथ में एक ही आवाज आना, आज खाली पतंग 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 पतंग, बाकी सब। और हम कैसा डालना पतंग को? शादी में से डाल के,
कैसा एक्शन 1 2 3